हेलो बच्चों। तो इससे पहले हमने पढ़ा था खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य गुणवत्ता क्या है, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के महत्व क्या हैं। और हमने पढ़ा था कि कौन कौन से संकट हैं जो किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, जैसे भौतिक संकट, जैविक संकट और रासायनिक संकट। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि खाद्य जनित रोग कौन से होते हैं, खाद्य विषाक्तता क्या होती है। तो अब हम खाद्य सुरक्षा से और खाद्य गुणवत्ता से रिलेटेड ही इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो हम खाद्य गुणवत्ता के बारे में जानते हैं। खाद्य गुणवत्ता क्या होती है? खाद्य गुणवत्ता का तात्पर्य उन गुणों से है जो उपभोक्ताओं के लिए उस उत्पाद के महत्व को प्रभावित करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो गुण जो उपभोक्ताओं की दृष्टि से सुरक्षित और स्वीकार्य हैं। अब किसी खाद्य की गुणवत्ता का हम जब निर्धारण करते हैं ये जानने के लिए कि ये खाद्य की गुणवत्ता उचित है या नहीं, तो उसके लिए हम उसके दोनों गुणों को देखते हैं, सकारात्मक गुणों को भी, जैसे उसकी रंग कैसा है, सुगंध, बनावट आदि, और नकारात्मक गुणों को भी, जैसे सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण और खाद्य सुरक्षा में कोई खतरा, कोई संकट तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों का आकलन हम खाद्य गुणवत्ता के अंतर्गत करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आप बाज़ार में जाते वक्त कोई सामान खरीदते हैं, कोई खाने की चीज़ खरीदते हैं, तो आप हर तरीके से उसे देखते हैं कि उसका रंग, बनावट सही से हो, वो ख़राब ना हो, उससे बदबू ना आ रही हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं और हमें लगता है कि ये उचित है, यानी कि इसके जो जितने भी इसके गुण हैं वो आपकी दृष्टि से, यानी उपभोक्ता की दृष्टि से वो सही हैं, सुरक्षित और स्वीकार्य हैं, तो आप वो चीज़ खरीद लेते हैं। यानी ये ही चीज़ें हैं जो उसके गुण हैं वो उसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं, और वही उपभोक्ता की दृष्टि से, यानी कि जो उपभोक्ता समझता है कि ये मेरे लिए सुरक्षित है। तो ये सारे जो गुण हैं उनका संबंध जो खाद्य उत्पाद है उसकी जो गुणवत्ता है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इस खाद्य गुणवत्ता को सुरक्षित करने के लिए कई प्रकार के मानक बनाए गए हैं। खाद्य मानक हम जिसे कहते हैं फूड स्टैंडर्ड्स, ये कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं। तो ये सारे खाद्य उत्पादकों को भी, निर्माता को भी, और आपूर्तिकर्ता, यानी जो उनकी आपूर्ति करता है, जैसे कि हम दुकानदार हैं, उन लोगों को भी जो होता है, इन सारी मानकों को, जो खाद्य मानक बनाए हैं सरकार ने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने, इनको सख्ती से पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो किसी खाद्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। जैसे पहला है कच्चे माल और जल की गुणवत्ता, यानी किसी खाद्य की गुणवत्ता तभी अच्छी होगी जब उसमें जो कच्चा माल और जल है यूज़ किया गया है वो सही हो। उसी प्रकार से दूसरा है परिसर, कर्मचारियों, उपकरणों, खाद्य निर्माण और भंडारण से क्षेत्रों की स्वच्छता, यानी कि जहाँ पे वो खाना बन रहा है, जैसे हम इसको उदाहरण में ले सकते हैं मिड डे मील का खाना जिस किचन में बनता है। तो मिड डे मील में जो स्कूलों में खाना बनता है वो जिस क्षेत्र में बन रहा है वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो वहाँ पे उपकरण, बर्तन वगैरह यूज़ हो रहे हैं, और जहाँ पे उन जो कच्चे माल है उसको सुरक्षित भंडारण के लिए रखा जा रहा है, वो सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हों। अगर वहीं पे कीड़े हैं या फिर चूहे वगैरह हैं तो उससे क्या होगा, अनाज जो कच्चा माल है वो सड़ सकता है, ख़राब हो सकता है। उसी प्रकार से कर्मचारी अगर साफ़ सुथरे नहीं हैं तो वो भी जो है खाद्य जनित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। अगला है उपयुक्त ताप पर खाद्य पदार्थों का भंडारण, यानी उपयुक्त तापमान भी बहुत ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के लिए आप दूध लेकर आते हैं, तो अगर वो दूध को आप गर्मियों के दिनों में बाहर ही छोड़ देंगे, अंदर फ्रिज के अंदर नहीं रखेंगे, उचित तापमान में नहीं रखेंगे, तो वो ख़राब हो जाएगा। हर खाद्य पदार्थ का अपना एक उचित तापमान होता है, तो हमें उसके अनुसार ही इसे भंडारण करना चाहिए। खाद्य स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, यानी वो साफ़ तरीके से धुले हुए हों और अच्छी तरीके से रखे हुए हों। काटते समय, उन्हें बनाते समय हमें पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सेवा के बेहतर तरीके, यानी हमें अच्छी तरीके से जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए हर चीज़ खाद्य पदार्थ जो है वो बनानी चाहिए।
अगला है परिसर में कर्मचारियों एवं उपकरणों की सुरक्षा के बेहतर प्रबंध, यानी उस परिसर में जहाँ पे खाना बन रहा है वहाँ पे वो कर्मचारी जो खाना बना रहे हैं और वो उपकरण जो जिनमें वो बन रहा है वो सुरक्षित होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे उदाहरण के लिए आप कोई चीज़ मिक्सर में बना रहे हैं या ब्लेंडर में बना रहे हैं, तो वो मशीन में ऐसा ना हो कि कोई तार निकले हुए हैं जिससे कर्मचारी को कोई नुकसान पहुँचे, है ना। तो कर्मचारी कोई ऐसा ना हो बीमार है तो वो उन्हीं हाथों से बना रहा है, तो उनकी सुरक्षा का बेहतर प्रबंध होना चाहिए ताकि कोई नुकसान ना हो। उसके अलावा एक सुदृढ़ तंत्र होता है जिसमें ये सारे खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता संबंधी नियम होने चाहिए और उनका पालन होना चाहिए, यानी ये एक सुदृढ़ तंत्र भी होना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पहलू है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियम जो बनाए गए हैं खाद्य उत्पादों के लिए, तो ये इन नियमों का भी कड़ाई से पालन होना चाहिए जहाँ पे भी ये खाद्य पदार्थों का उत्पादन हो रहा है। तो ये खाद्य मानक यानी फूड स्टैंडर्ड्स क्या हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, खाद्य मानक जो है वो सरकार या संबंधित एजेंसी द्वारा निर्धारित वो नियम और निर्देश होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और ये पालन कौन कौन किन के लिए बहुत ज़रूरी है? एक तो खाद्य उत्पादन यानी जहाँ खाद्य पदार्थ का उत्पादन हो रहा है, संसाधन या फिर भंडारण करने वाली जो कंपनियां हैं, जो इकाइयां हैं, उनको ये सारे नियम मानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब इस संबंध में जो खाद्य मानक होते हैं, हर प्रकार की खाद्य पदार्थ के लिए अलग अलग मानक होते हैं। तो वो सारे मानकों में आता है उसके उत्पादन से लेके उसका कैसे भंडारण किया जाए, उसको कैसे पैकेजिंग की जाए, कैसे उसमें लेबल किया जाए, क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, कहाँ पे उसका वितरण होना चाहिए, किस तरह प्रकार होना चाहिए, उनको कैसे सुरक्षित भंडारण किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें नियम में लिखी हुई होती हैं और उन सारी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अब ये कई प्रकार के मानक होते हैं। कंपनी मानक मतलब जो हर कंपनी अपने हिसाब के अपने ही खाद्य पदार्थ के लिए मानक बनाती है, वो हो गए। क्षेत्रीय मानक मतलब जो उस क्षेत्र में, उस भौगोलिक क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में वो वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए जो निर्धारित किए जाते हैं वो क्षेत्रीय मानक कहलाते हैं। राष्ट्रीय मानक जो आपके राष्ट्रीय स्तर पे बनाए जाते हैं राष्ट्रीय संगठन द्वारा, वो जैसे उदाहरण के लिए इसमें दिया है FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और FPO जिसे हम फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर भी कहते हैं। उसके अलावा है अंतर्राष्ट्रीय मानक। ये अंतर्राष्ट्रीय जो मानकीकरण संगठन होते हैं, और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है CAC, ये दोनों मिल के ये जो है मानक बनाते हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय मानक कहते हैं। और इनका पालन सभी सदस्य देशों को, यानी जो इनका सदस्य है इन दोनों संगठनों का, उनको ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका एक उदाहरण दिया हुआ है ISO 9000, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं कि भारत में कौन से खाद्य मानक नियम हैं, यानी कि हमारे देश में कौन कौन से नियम हैं। बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सारे जो मानक हैं ये आपको आगे भी बहुत काम आएंगे। कोई भी आप बाद में एग्ज़ाम दोगे उसमें भी बहुत काम आएंगे, और ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसे आपको ध्यान से समझना है। भारत में खाद्य अपमिश्रण, हमने इससे पहले पढ़ा था खाद्य अपमिश्रण यानी एडल्ट्रेशन क्या है, जिसको हम साधारण भाषा में आप मिलावट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो जो खाद्य अपमिश्रण है उसको रोकने के लिए, यानी कि किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट ना हो किसी प्रकार की, उसको रोकने के लिए सन 1954 में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम आया था, PFA। ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, PFA, ये आपको याद ध्यान रखना है। PFA खाद्य अपमिश्रण अधिनियम हम इसे कहते हैं, 1954 में आया था। इसमें क्या हुआ था, इस नियम को इसीलिए लागू किया गया ताकि किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। उसके बाद इस अधिनियम में लगभग समय के हिसाब से जो है संशोधन किया गया। तो भारत में जो बड़े पैमाने पर बनने वाले या आयात कर भारत में बेचे जाने वाले, जो दूसरी देशों से आयात होकर आते हैं, उन खाद्य पदार्थों में के अंतर्गत इन आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है। और इसके अतिरिक्त आप देखो
पीएफए के अतिरिक्त अन्य अधिनियम भी हैं जो कि विशिष्ट पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं, यानी हर तरीके के खाद्य पदार्थ के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं। पीएफए जो आपने पढ़ा यानी खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, ये तो सिर्फ मिलावट के लिए था कि खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट ना हो। इसके अलावा फल और सब्जी उत्पाद आदेश यानी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट ऑर्डर है, जिसके अंतर्गत जो फल और सब्जियां हैं उनकी खाद्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए नियम दिए गए हैं। दूसरा है आपका मांस खाद्य उत्पादन आदेश यानी मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर। तो ये जो मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर है, इसमें जितने भी प्रकार के नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी मांस संबंधी उत्पाद हैं उनके लिए नियम निर्धारण किए गए हैं, और उनका मानना उन खाद्य उत्पादकों को जो कि मीट से रिलेटेड मांस से रिलेटेड बिजनेस करते हैं या खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं, उनके लिए ये जो ऑर्डर है, ये इनके इसमें जो नियम दिए गए हैं वो मानना बहुत ज़रूरी है। तभी उनको इस जो है, अगर वो इनको मानते हैं तभी उनको लाइसेंस दिया जाता है, यानी तभी वो उसी प्रकार के खाद्य पदार्थों को बेच सकते हैं। अगला है देखो वनस्पति तेल उत्पाद आदेश यानी वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर। इसके अंतर्गत जो भी आपके तेल आते हैं, जो तिलहनों से निकलते हैं तेल या चर्बी से निकलते हैं तेल, जैसे आप जानते हैं मार्केट में रिफाइंड ऑयल आता है, आजकल राइस ब्राउन ऑयल आता है, डालडा आता है और घी आता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आते हैं वनस्पति तेल उत्पाद के अंदर। अब जैसे आपको मैं बताती हूँ, इसमें दिया हुआ है आपको उदाहरण एफपीओ प्रमाणित। एफपीओ क्या था, हमने ऊपर पढ़ा। एफपीओ है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। फ्रूट आप समझते हो, फ्रूट से रिलेटेड यानी फलों से संबंधित के प्रोडक्ट ऑर्डर। फलों से जितने भी प्रोडक्ट बने हुए हैं उनका ऑर्डर। तो फलों से कौन कौन से प्रोडक्ट बने हैं, जैसे जैम, जेली, अचार, मामलेट, चटनी, ये सारे जो हैं वो ये सारी वस्तुएं जो खाद्य पदार्थ हैं वो हमारे एफपीओ के अंतर्गत आते हैं, यानी फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम अगला पढ़ते हैं स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण क्या होता है, यानी वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन। अब देखो, विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता बनाने के लिए उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ ऐसी स्वैच्छिक नियम बनाए हैं, स्वैच्छिक कानून, कि उत्पादों की गुणवत्ता को जो कि निर्धारित करते हैं। और इसके अंतर्गत क्या है, कुछ स्वैच्छिक मानक चिन्ह हैं। ठीक है, ये चिन्ह उत्पादकों को तब प्रदान किए जाते हैं जब उनका उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप तथा विभिन्न प्रक्रियाओं के बाद सही पाया जाता है। ठीक है, सरकार ने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कई उत्पादों के लिए इन मानकों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। मानकीकरण चिन्ह किसी वस्तु की गुणवत्ता का विश्वास दिलाते हैं। मानकीकरण चिन्ह, इससे क्या तात्पर्य है, देखो क्या होता है कि जो सरकार है उसने कुछ ऐसे स्वैच्छिक वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन यानी स्वैच्छिक प्रमाणीकरण बनाया है जो क्या करता है, अगर कोई खाद्य उत्पादक उन सारी शर्तों और नियमों का पालन करता है तो वो ये जो इन्होंने मानकीकरण चिन्ह दिए हुए हैं इनका उपयोग कर सकता है अपने खाद्य उत्पादों में। जैसे कि आईएसआई का मार्क आप जानते हैं, आईएसआई है, उसके अलावा एग मार्क है। ये आईएसआई का मार्क देखो यहाँ पे बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये जो है ये आईएसआई का मार्क है। ठीक है, तो ये मार्क ये विश्वास दिलाता है, अगर किसी प्रोडक्ट में, किसी खाद्य पदार्थ में या किसी भी जो आप मार्केट से प्रोडक्ट ला रहे हो उसमें ये चिन्ह है, तो इसका मतलब है कि वो आईएसआई सर्टिफाइड है, यानी कि उसने सारे नियम, सारी शर्तें जो है वो पालन किया है, तभी जाके उसको ये मार्क हासिल हुआ है उस उत्पादक को। ठीक है, तो ये आईएसआई मार्क हमें ये विश्वास दिला रहा है कि जो प्रोडक्ट हमने खरीदा है वो क्या है, अच्छी गुणवत्ता का है। तभी उसको ये मार्क हासिल हुआ जब उसने सारी गुणवत्ताओं को, सारे कानूनों को, नियमों को फॉलो किया और उसके बाद उसे ये आईएसआई मार्क लगाने का अनुमति दी है सरकार ने। ठीक है, तो आईएसआई चिन्ह देखो क्या है, भारतीय मानक संस्थान जो अब भारतीय मानक ब्यूरो के नाम से जाना जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये भी बहुत ज़रूरी है, भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है,
भारतीय मानक ब्यूरो ने क्या किया है, ये एक चिन्ह मानकीकरण चिन्ह प्रदान किया है। इस चिन्ह के प्रयोग का लाइसेंस औद्योगिक व उपभोक्ता वस्तु के उन उत्पादकों को दिया जाता है, ठीक है, जो क्या होते हैं, उन उत्पादों को दिया जाता है जिनका उत्पाद इस संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप तथा जांच प्रणाली में सही पाया जाता है। यानी भारतीय मानक ब्यूरो जो है वो इंस्पेक्शन करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कोई खाद्य पदार्थ, कोई भी खाद्य पदार्थ बना रही हूँ, उसका उत्पादन कर रही हूँ, ठीक है, तो वो उत्पाद जो मैंने बनाया है और इस भारतीय मानक ब्यूरो ने कुछ निर्धारित मानक दिए हुए हैं कि ये कानून, ये नियम जो है वो फॉलो करें। मैंने वो खाद्य पदार्थ बनाए और ये सारी चीज़ें उसमें फॉलो करी। तो जो भारतीय मानक ब्यूरो है उनकी तरफ से मेरे वहाँ पे इंस्पेक्शन होगा, जांच होगी, और जांच प्रणाली में अगर वो मेरा जो पदार्थ है वो सही पाया गया, अनुरूप पाया गया कि मैंने सारे मानकों का पालन किया है, तो वो मुझे, यानी मेरे खाद्य, मुझे लाइसेंस दे देंगे और उसके बाद मैं अपने उस पदार्थ में ये चिन्ह यूज़ कर सकती हूँ। यानी वो ये दर्शा रहा है कि जो वो मैंने पदार्थ उत्पादन किया, जिस खाद्य उत्पादक ने जो बनाया वो पदार्थ, उसमें सारे अच्छे गुण, यानी ये मार्क अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब वो एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाला पदार्थ है, ठीक है, वो अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस धारक उत्पादकों के उत्पादों की समय समय पर आकस्मिक जांच भी की जाती है, ठीक है। आकस्मिक जांच से क्या मतलब है, ऑडिट, यानी वो कभी भी आके जो है चेक कर सकते हैं कि ये मानक फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। और ये आईएसआई चिन्ह युक्त वस्तु की गुणवत्ता के विषय में अगर उनको कोई संदेह हो तो वो कभी भी क्या कर सकते हैं, कोई भी उपभोक्ता, जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्ट में ये मार्क दिखा है आईएसआई और आपको वो लग रहा है कि नहीं, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसमें अच्छी गुणवत्ता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस समय में संदेह हो तो आप भारतीय मानक ब्यूरो के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएसआई प्रमाणन चिन्ह प्राप्त करने हेतु कौन कौन से उत्पाद हैं। देखो, खाद्य पदार्थों में आते हैं नमक, बिस्किट, पाउडर, दूध, कॉफ़ी, कस्टर्ड पाउडर आदि, ठीक है। ये खाद्य पदार्थ हैं जिनमें आईएसआई मार्क हम देख सकते हैं। उसके अलावा विद्युत उपकरणों में होना ये बहुत ज़रूरी है। विद्युत उपकरण जैसे आपकी जो प्रेस है होती है घर में, विद्युत इस्त्री, पंखे, रेगुलेटर, पानी गर्म करने वाली रॉड, गीज़र वगैरह, ठीक है, इनमें आईएसआई मार्क होना चाहिए। इसके अलावा घरेलू उपकरण क्या होता है, प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा इत्यादि। इसके अलावा भी कई अन्य सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप आजकल देखते हैं कि सरकार ने ये बहुत ज़रूरी कर दिया है कि जो हेलमेट पहनते हैं हम बाइक में या स्कूटर में, वो हेलमेट में भी आईएसआई मार्क होना बहुत ज़रूरी है। जिनके हेलमेट में नहीं होगा उनको दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आईएसआई मार्क जो है उसकी क्वालिटी को बताता है कि ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। उसके अलावा अब हम पढ़ेंगे एग मार्क। देखो, एग मार्क का मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से बताती हूँ कि एग मार्क हम इसे क्यों कहते हैं। देखो, एग है आपका, ये एग वर्ड जो आया है वो आया है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर मतलब जितने भी कृषि से संबंधित उत्पाद हैं, तो एग्रीकल्चर का एग और मार्केटिंग का मार्क, एग मार्क यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग से ये वर्ड आया है, एग मार्क। तो देखो, एग मार्क जो चिन्ह है वो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन, देखो कृषि में यानी एग्रीकल्चर में है ना, तो एग्रीकल्चर मंत्रालय के अधीन विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा कृषि उत्पादों की, ये क्या है, एग मार्क से आपको पता चल जाएगा। एग मार्क यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। तो ये कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, आप देख सकते हो, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए निर्धारण किया गया है। अब इसमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं, देखो, जैसे खाद्य पदार्थ जो कृषि से उत्पन्न, घी, तेल, मक्खन, चावल, ये सारे, ठीक है, शहद, चाय पत्ती, ये सारी, ठीक है। अगर आप देखोगे कभी मार्केट से लाके कोई मसाला या कोई डब्बे वाला डिब्बा बंद कोई खाद्य पदार्थ, तो आप उसमें ज़रूर देखना कि उसमें एग मार्क का चिन्ह हो। एग मार्क चिन्ह प्रदान करते समय उत्पादक की प्राकृतिक, रासायनिक और रचनात्मक खूबियों का ध्यान रखा जाता है, यानी ये तीनों खूबियाँ उस खाद्य पदार्थ में होंगी
तभी उसको ये मार्क मिलेगा। ये देखो, ये एग मार्क का मार्क है, ठीक है। तो मुख्य एग मार्क वस्तुएं जो आप ज़्यादातर मार्केट में देखोगे वो है ये आटा, चावल, दाल, मसाले, मूंगफली, गुड़, ठीक है। जितने भी कृषि संबंधित खाद्य पदार्थ हैं वो, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि एक और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मानक है या नियम है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, यानी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने नए रूल्स और रेगुलेशंस जो बनाए हैं, ठीक है, वो इसीलिए बनाए एक नियम के अंतर्गत कि जितने भी खाद्य गुणवत्ता के नियमन के लिए इन सभी नियमों का एकीकरण कर दिया जाए। एकीकरण से मतलब क्या है कि इसी एक्ट के अंतर्गत, इसी अधिनियम के अंतर्गत सारे जितने अलग अलग नियम हैं वो एक साथ कर दिए जाए, उनका एकीकरण हो जाए। तो इस उद्देश्य से भारत सरकार ने 2006 में ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया, ठीक है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि खाद्य से संबंधित विभिन्न नियमों को समेकित करना मतलब जितने भी खाद्य पदार्थ से संबंधित नियम थे, अलग अलग नियम, उनको एक साथ समेकित करना। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानकों का निर्धारण करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात को विनियमित करने के लिए की गई। देखो, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसकी स्थापना क्यों हुई? ताकि जो खाद्य वस्तुएं हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षित और पौष्टिकता को सुनिश्चित करने के लिए और उनका वितरण कैसे हो, बिक्री, आयात, ये सारी कैसे हो, उन सारी चीज़ों के लिए, उन चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए किया गया, ठीक है। ताकि वो जो चीज़ें खाद्य पदार्थों की जैसे विनिर्माण, भंडारण, वितरण वगैरह है, ये सब सुरक्षित हो और उसमें उसकी जो पौष्टिकता है, यानी कि उस आहार की जो पौष्टिकता है वो वैसी ही बनी रहे। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो मानक निर्धारण किया गया, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए ये स्थापना की गई इसकी, ठीक है। इस अधिनियम में खाद्य पदार्थों के निर्माण परिसर और उनके चारों ओर स्वास्थ्यजनक परिस्थितियां बनाए रखने, वैज्ञानिक तरीके से मानव स्वास्थ्य के खतरों को प्रभावित कारकों का आकलन तथा उनके प्रबंध का भी प्रावधान है, जो खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में स्पष्ट नहीं थे। देखो, इससे पहले जो हमने खाद्य अपमिश्रण अधिनियम पढ़ा, उसमें हमने ये तो पढ़ा पीएफए में कि कोई अपमिश्रण यानी मिलावट वगैरह ना हो खाद्य पदार्थ में, लेकिन उसमें जो जो संकट होते हैं मानव स्वास्थ्य के, वो नहीं थे। उसके अलावा उसमें जो निर्माण परिसर जहाँ पे फूड प्रोडक्ट या खाद्य पदार्थ का उत्पादन हो रहा है, वहाँ की कैसी परिस्थितियाँ हैं, वो निर्माण परिसर में कैसी सुरक्षा है, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों को भी इस नियम में उन्होंने ऐड किया। उसके अलावा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम खाद्य नियमों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भी अनुकरण करता है। यानी ये जो नियम है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, ये क्या करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उनको भी, उनके अनुसार भी चलता है, ठीक है। तो अब हमने ये पढ़ा, ये तो भारत में लागू होने वाला नियम था, ठीक है, जिसने सारे ही खाद्य पदार्थ संबंधी नियमों का एकीकरण किया। अब हम आगे पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ऐसे कौन कौन से हैं जो खाद्य मानकों, गुणवत्ता, शोध और व्यापार से संबंधित हैं, ठीक है।
अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन से हैं जो खाद्य मानक और गुणवत्ता और उनकी सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, उनसे संबंधित हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये प्रमुख संस्थान 3 हैं। एक जिसे हम कहते हैं CAC यानी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, दूसरा है आपका ISO यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ठीक है, उसके अलावा है आपका WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन। अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन अर्थात CAC एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाने तथा खाद्य एवं कृषि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए स्थापित किया गया। यानी उपभोक्ता जो हैं, जो विभिन्न देशों में अलग अलग, आप देख सकते हो कि ये अंतर्राष्ट्रीय है, यानी ये सारे देशों का ख्याल रखती है। तो जितने भी उपभोक्ता हैं उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा एक बात, और दूसरा कि जो खाद्य एवं कृषि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, व्यापार से मतलब जो आयात निर्यात है, तो इन दोनों की उसको आसान बनाने के लिए किया गया। यानी इसका उद्देश्य आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इसके 2 उद्देश्य थे। एक उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और दूसरा उद्देश्य जो खाद्य एवं कृषि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है यानी आयात और निर्यात उनको आसान बनाने के लिए। ठीक है, वर्ष 2017 में 187 देश इस संस्था के सदस्य थे। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी देश हैं वो सारे इसके सदस्य हों। कुछ ही देश जो इनके नियमों का, मानकों का पालन करते हैं और जो आयात और निर्यात से संबंधित व्यापार करते हैं, वो ही देश इस संस्था के सदस्य हैं। तो अभी जो है इसमें 187 देश हैं। भारत भी अपने स्वास्थ्य एवं परिवार कार्य मंत्रालय के माध्यम से इस संस्था का सदस्य है। यानी जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, ठीक है, वो जो है इन चीज़ों से, ये जो CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है इससे डील करता है। ठीक है, हाल के वर्षों में CAC खाद्य मानकों से संबंधित विकास कार्यों के लिए एकमात्र तथा सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र बनाया गया है। इस संस्था के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाली खाद्य नियमावली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए खाद्य मानकों का एक विश्वसनीय संग्रह माना जाता है। यानी ये जो संस्था है वो खाद्य नियमावली उन्होंने प्रकाशित की है। ठीक है, इस प्रकाशित लेख को कोडेक्स एलिमेंटेरियस के नाम से जाना जाता है। खाद्य नियमों के अतिरिक्त इस प्रलेख में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा खाद्य व्यापार में उचित पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए मानक पद्धति की नियमावली, मार्गदर्शन और अन्य अनुशंसाएं भी शामिल की गई हैं। यानी जो खाद्य नियमावली हमें कोडेक्स एलिमेंटेरियस ने दी है उसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, खाद्य व्यापार में क्या उचित पद्धतियाँ होनी चाहिए जो हर देश को माननी चाहिए। उसके अलावा पद्धति की क्या नियमावली है, कौन कौन से नियम हैं, मार्गदर्शन उन्होंने किया है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हर देश को अपनानी चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने उस नियमावली में यानी कोडेक्स एलिमेंटेरियस में दी हैं, जिसे हर देश को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कोडेक्स इंडिया, अब आप इसे, ये बहुत ज़रूरी है ये जानना, कोडेक्स इंडिया भारत के लिए राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क केंद्र है। यानी जो राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क केंद्र है हमारा NCCP, ये कोडेक्स इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि एक केंद्र है। तो बच्चों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोडेक्स इंडिया क्या है। कोडेक्स इंडिया क्या है, एक NCCP यानी राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क केंद्र है और ये आता है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, वहीं इसका निदेशालय स्थित है। और ये क्या करता है, जो राष्ट्रीय कोडेक्स समिति के सहयोग से भारत में जितनी भी कोडेक्स से संबंधित गतिविधियाँ हैं उनको समन्वित करता है, प्रोत्साहित करता है। अगला हम पढ़ेंगे ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन कहते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन
संगठन है, लेकिन ये जो है गैर सरकारी संघ है, एक गैर सरकारी संघ है। यानी इसका मतलब है कि इसके मानकों को अपनाना पूरी तरीके से स्वैच्छिक होता है, यानी कि हम अगर हमारी इच्छा है तो हम इसे अपना सकते हैं, वरना नहीं भी अपना सकते हैं। ये केवल गुणवत्ता को दर्शाता है, यानी कि अगर मैंने अपनी संस्थान में या प्रबंधन संस्थान में या किसी भी कोई आर्थिक गतिविधि है उसमें अगर ISO मार्क चिन्ह का यूज़ किया है, ISO चिन्ह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्ह है, अगर इसका मैंने यूज़ किया है तो इसका मतलब वो मेरे संस्थान की गुणवत्ता को दर्शा रहा है। लेकिन ये मेरे ऊपर पूरे तरीके से मेरे ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैं चाहूँ तो नहीं भी इसे यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन अगर ये मेरे पास है तो ये दर्शा रहा है कि हाँ भाई जो मेरा जो संस्थान है वो उसकी गुणवत्ता अच्छी है। ठीक है, इसीलिए ISO जो है वो कई सारे इसके अंतर्गत मानकीकरण चिन्ह होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे आप देख सकते हो बुद्धिजीविक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में। ठीक है, सहयोग विकसित करने के उद्देश्य से विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहित देना। इसका क्या कार्य है? अगर आपसे पूछा जाए ISO यानी ISO का क्या कार्य है, तो इसका जो कार्य है जिसको हम कहते हैं उद्देश्य भी कह सकते हैं या मिशन भी कह सकते हैं, तो इस ISO का क्या मिशन है? वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को आसान बनाने, ठीक है, उनको अंतर्राष्ट्रीय विनिमय ताकि हो सके उसको आसान बनाना एक। दूसरा, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने के लिए विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देना। यानी दो काम है, एक है आसान बनाना, किसे? जो वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को। दूसरा है प्रोत्साहन देना, विकास को प्रोत्साहन देना। किसके विकास को? जो बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग करने के उद्देश्य से, ठीक है, जो विश्व की मानकीकरण और संबंधित गतिविधियां हैं उनके विकास को प्रोत्साहन करना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ISO के दो काम हैं, दो शब्द आपको याद रखने हैं। एक तो आसान बनाना, किसे आसान बनाना वो आपने पहली लाइन लिखनी है, और दूसरा क्या करना है? विकास के लिए प्रोत्साहन देना। किस उद्देश्य से और किसका करना है? विकास किसका करना है? विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देना है। और किस उद्देश्य से? जितने भी बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और आर्थिक गतिविधियां हैं, ठीक है, उनके क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए। इसका एक उदाहरण है ISO 9000। ठीक है, ISO 9000 जिसका किनारे में यहाँ पे देखो आप, ये जो चिन्ह बना हुआ है ये ISO 9000, ये गुणवत्ता आवश्यकताओं का एक ऐसा ही ये अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्ह है, और ये किसी संस्थान के गुणवत्ता प्रबंधन को बताता है। इन मानकों को मानना पूरी तरीके से स्वैच्छिक है, यानी कि अगर मैंने ये मानक अपनी इच्छा से मैं इसे अपना रही हूँ तो ये मेरे संस्थान की गुणवत्ता को दर्शाएगा। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि दोनों में क्या अंतर है, कोडेक्स और ISO में क्या अंतर है। कोडेक्स जो है वो राष्ट्रीय मानकों एवं नियमनों के निर्धारण के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी जितने भी हमारे राष्ट्रीय मानक और नियम हैं उनके निर्धारण करने के लिए, उनको एकीकृत करने के लिए, एकीकरण करने के लिए उनका, ठीक है, उनको निर्धारण करा हमने। और ISO ने क्या किया? ये पूरी तरीके से एक तो स्वैच्छिक है और दूसरा इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ठीक है, जबकि कोडेक्स को मानना ज़रूरी है क्योंकि हर राष्ट्र जो उसका सदस्य है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का, तो उसका जो राष्ट्र सदस्य है उसको उसके नियमों को मानना ही पड़ता है। लेकिन ISO में क्या है कि कोई बाध्यता नहीं है, ये पूरी तरीके से स्वैच्छिक है, आप चाहें तो अपना सकते हैं, चाहे तो ना अपना सकते हैं। दूसरा है, इसके अंतर्गत परिवर्तन बहुत धीमे होते हैं। धीमे होते हैं का मतलब काफ़ी सालों में होते हैं, जब ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है तब होते हैं। और आपका अगला है, ISO में वही क्या होता है, हर 5 वर्षों में आकलन और पुनरावलोकन होता है, वो होता है आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि हर 5 सालों में कोई ना कोई परिवर्तन होता है, तो उस वर्तमान स्थिति के परिवर्तन को देखते हुए इसमें क्या है, पुनरावलोकन किया जाता है, इसको चेंजेस लाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका कोडेक्स में क्या होता है, इसमें केवल अल्पमत स्वीकृत पद्धतियाँ यानी कोडेक्स में क्या है आपका, केवल अल्पमत स्वीकृत पद्धतियाँ का वर्णन किया है। अल्पमत का मतलब मिनिमल एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस, यानी उन्होंने जो प्रैक्टिसेस दिए हैं हुई हैं वो मिनिमल एक्सेप्टेबल हैं, यानी कि
उस राष्ट्र को जो ये मानता है उसको वो माननी ही पड़ेंगी, कम से कम जो उन्होंने पद्धतियाँ दी हुई हैं वो हमें माननी ही हैं। हम चाहे तो उससे ज़्यादा भी मान सकते हैं, अगर कोई राष्ट्र चाहता है तो उससे ज़्यादा भी मान सकता है, लेकिन उतनी जो मिनिमम है वो माननी ही है। जबकि ISO में पूरी तरीके से क्या होता है, वर्तमान मानक होते हैं, वर्तमान मानक औद्योगिक पद्धतियाँ होती हैं, यानी क्योंकि वो हर 5 साल में बदल रहा है तो उसमें वर्तमान पद्धतियों का वर्णन किया जाता है कि वर्तमान में आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल करनी चाहिए, आपके उस संस्थान को वो चीज़ें माननी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है ये जानना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कोडेक्स और ISO में अंतर। ठीक है, तो उसके बाद अगला है हमारा विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन को हम क्या कहेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो 1955 में की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समझौतों को लागू करना, यानी जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई हमारे देश में, भारत में कोई व्यापार करता है, बाहर का देश हमारे आयात निर्यात किसी देश है, तो वो कुछ समझौते हैं जिनको मानना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो समझौतों को लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी विवाद को सुलझाना, अगर किसी दो देशों के बीच में कोई विवाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड, तो उसको सुलझाना, और अपने सदस्य देशों की व्यापार नीति से संबंधित मुद्दों में सहायता करके व्यापार को सहजतापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक, निष्कपटतापूर्वक और पूर्वानुमान के साथ चलने में सहायता करना। यानी आपने इसमें क्या देखा, आपने इसमें देखा कि इसके 3 जो है काम है। ठीक है, जो 3 है इसके उद्देश्य। देखो, सबसे पहला उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समझौतों को लागू करना, पहला। दूसरा, किसी भी व्यापार संबंधी जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनको सुलझाना, दूसरा। तीसरा क्या है, जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनकी जो व्यापार नीतियों से संबंधी मुद्दे हैं उनमें सहायता करके उनके व्यापार को अच्छी तरीके से चलाने में सहायता करना, ताकि उनके व्यापार को चलाने में कोई परेशानी ना आए। तो ये 3 इसके मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, उसके अलावा WTO समझौते के अंतर्गत वस्तुएं, सेवाएं तथा बौद्धिक संपदा शामिल होती है। यानी वस्तुओं का जो विनिमय होगा, आयात निर्यात से संबंधित सेवाएं हैं अगर कुछ, उनका उनके लिए भी ये है, और बौद्धिक संपदा से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी आपने जो पढ़े ये आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। जो हमने अंतर्राष्ट्रीय मानक जो हमने पढ़े उनमें हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय मानकों में, एक तो हमने पढ़ा कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ठीक है, अब अगर हम इससे पहले जाएंगे तो हम देखेंगे हमने क्या क्या, देखो अंतर्राष्ट्रीय उसमें पढ़ा कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, आप यहाँ पे देख सकते हो हमने पढ़ा है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। उसके बाद हमने अभी ISO पढ़ा और WTO पढ़ा। तो ये तीनों जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से समझने हैं कि ये क्या है, इनका क्या उद्देश्य है, उनका क्या कार्य है, और कौन से सन में इनकी स्थापना हुई है, कौन से सन में ये आए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ क्या हैं, यानी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे होता है। आपने सुना होगा फूड इंस्पेक्शन का नाम। फूड इंस्पेक्शन क्या है, फूड इंस्पेक्शन में क्या है, जो हमारा जो खाद्य पदार्थ है उनका निरीक्षण करना। जैसे आप नीचे फ़ोटो में देख रहे हैं खाद्य निरीक्षण कर रहे हैं, है ना। एक होता है आपने ऐसे देख करके खाद्य निरीक्षण किया, जैसे अंडे हैं गंदे तो नहीं हैं, बाहर से उनकी साफ़ सफाई और ये सब देखा। और एक होता है खाद्य परीक्षण। परीक्षण मतलब केमिकल टेस्ट वगैरह होते हैं जो कि उसकी क्वालिटी बताते हैं उस फूड की, कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, कोई अन्य खाद्य पदार्थ तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है खाद्य निरीक्षण। खाद्य पदार्थ का उत्पादन, हस्तन, संसाधन, भंडारण और वितरण निर्धारित नियमों के अनुसार कानून के अनुरूप है या नहीं, तभी हम इसलिए करते हैं कि जो हमने नियम बनाए हैं वो उसके अनुसार कोई खाद्य पदार्थ है या नहीं। ठीक है, इसके लिए केंद्रीय तथा राजकीय सरकार एवं संबंधित नगर परिषद प्राधिकारी खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। आपने फूड इंस्पेक्टर सुना होगा, जो खाद्य निरीक्षक होते हैं, जो अपनी प्रयोगशालाओं में मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थों के नमूने लेके, यानी किसी भी खाद्य पदार्थ को, किसी भी कोई रेस्टोरेंट है, कोई
कहीं पे भी कोई खाना बना रहा है उससे वो उसका नमूना लेकर जाके उसको उसकी गुणवत्ता और समनुरूपता की स्थिति का आकलन करते हैं। ठीक है। विश्लेषणात्मक, अब देखो एनालिटिकल कैपेबिलिटी यानी विश्लेषणात्मक क्षमता क्या होती है। विश्लेषणात्मक क्षमता क्या होती है, देखो खाद्य संदूषण, पर्यावरणीय रसायन, जैव, रोगाणु, जीवाणु वगैरह जो भी आपके खाद्य पदार्थ में है, हम इस एनालिटिकल कैपेबिलिटी से उसका पता लगाते हैं। ये बेसिकली हम लैब में करते हैं। ठीक है। विश्लेषण, इसके लिए प्रयोगशाला होती हैं जो कि अलग अलग स्थानों में, अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं, कर्मचारी वहाँ पे होते हैं, और जो फूड इंस्पेक्टर है वो वहाँ पे अपने सिद्धांतों और जो कि भौतिक, रासायनिक, सूक्ष्म, जैविक जितने भी विश्लेषण में जो कुशल है उसको हम कहते हैं फूड एनालिस्ट कहते हैं हम उसे। ठीक है। तो जो फूड एनालिस्ट होते हैं वो इन चीज़ों में क्या होता है, ट्रेंड होते हैं, उनको उसमें ही ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से करते हैं। तो वो जो होते हैं इसको, यानी वो खाद्य पदार्थों को भौतिक, रासायनिक, सूक्ष्म, जैविक हर तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि उसकी गुणवत्ता सही है या नहीं। ठीक है। तो पिछले कुछ वर्षों से खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधित मुद्दे केवल खाद्य जनित रोगाणु, रासायनिक आवेशों तथा अन्य खतरों तक ही सीमित नहीं रहे हैं। खाद्य संकट आहार श्रृंखला के किसी भी चरण में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए पूरी आहार श्रृंखला के दौरान उस पर पर्याप्त नियंत्रण रखना ज़रूरी होता है। आमतौर पर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। आप देख सकते हैं 3 चीज़ें हमने पढ़नी है अभी। GMP मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तम निर्माण पद्धतियाँ। दूसरा है उत्तम हस्तन पद्धतियाँ यानी गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, GHP हम जिसे कहते हैं। तीसरा है संकट विश्लेषण, संकटपूर्ण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु, जिसको हम कहते हैं HACCP, यानी H से हैजार्ड, A से एनालिसिस, C से क्रिटिकल, अनदर C से कंट्रोल, P से पॉइंट, हो गया हैसअप। इसे हम शॉर्ट में हैसअप कहते हैं या फिर HACCP कहते हैं, और हिंदी में हम इसे कहते हैं संकट विश्लेषणात्मक महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। ये तीनों बहुत ज़रूरी है जानना। देखो GMP क्या है, नाम से हम पता लगा सकते हैं उत्तम यानी कि अच्छी, निर्माण यानी जब हम किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, पद्धतियाँ मतलब प्रैक्टिस यानी जो भी चीज़ें हम करते हैं वो सारी चीज़ें पद्धतियाँ, यानी उत्तम निर्माण के लिए जो हमें चीज़ें करनी चाहिए वो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है। उत्तम निर्माण पद्धतियाँ क्या करती हैं, गुणवत्ता आश्वासन का ही एक भाग होती हैं। अगर हम उत्तम तरीके से किसी चीज़ को, किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी गुणवत्ता अच्छी ही होगी। तो ये एक गुणवत्ता आश्वासन का ही एक भाग है, और ये सुनिश्चित करती है कि जो खाद्य उत्पाद निर्माता है, संसाधक है, अपने उत्पादकों को उपभोग के लिए सुरक्षित बनाए रखने के लिए पहले से ही उपाय करें, अर्थात तय मानकों का पालन करें। ठीक है। जितने भी मानक हैं अगर आप उन सब का पालन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। उत्तम निर्माण पद्धतियाँ अपनाने से क्या होगा, अगर हम अच्छी तरीके से उत्तम निर्माण के लिए सारी पद्धतियाँ अपनाएंगे तो संदूषण की संभावना कम हो जाएगी, या हम उसे पूरी तरीके से ख़त्म भी कर सकते हैं। गलत उत्पाद पर गलत लेबलिंग से बचा जा सकता है, उपभोक्ता को गुमराह होने से बचाया जा सकता है ना। और इन पद्धतियों का अनुपालन करने से उपभोक्ताओं के मन में भी उस उत्पाद और कंपनी के लिए विश्वसनीयता बढ़ जाती है, इसलिए GMP को एक अच्छा व्यावसायिक माध्यम माना जाता है। अब जैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि आपके पास, आपने किसी कंपनी का प्रोडक्ट देखा, ठीक है, जैसे आप खाने में अगर आप देखेंगे, या फिर आप एक उदाहरण के लिए हम ये ले सकते हैं, मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि जैसे है हमारे पास उदाहरण के लिए MDH, हमने सुना है मार्केट में MDH के मसाले आते हैं, महंगे आते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं MDH के मसाले। ठीक है। तो उन्होंने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपने संस्थान में लागू करी, वो ये GMP फॉलो करते हैं। तो ये क्या होता है, इससे क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे कभी ना कभी उन्होंने जब वो कंपनी स्टार्ट की होगी तो उसे कोई नहीं जानता था MDH कौन है,
लेकिन उन्होंने उपभोक्ताओं के बीच में एक विश्वास बनाया। उन्होंने हम लोगों की उन्हें इस तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो करी, इस तरीके की पद्धतियाँ फॉलो करी कि हमारे मन में एक विश्वास बना कि हाँ, MDH के जितने मसाले होते हैं वो अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं और अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, वो सारे नियमों का पालन करते हैं। तो हमारे मन में, उपभोक्ताओं के मन में भी एक विश्वास बन गया कि इसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता इस MDH की बहुत अच्छी है और हम आंख बंद करके उसका कोई भी मसाला या कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं, है ना। तो वो ये ही एक उदाहरण के तरीके से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि GMP उन्होंने फॉलो किया, यानी GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उत्तम निर्माण पद्धतियाँ जो भी लागू करता है वो इन चीज़ों से अपने उत्पाद को बचाता है। जैसे संदूषण पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, गलत लेबलिंग नहीं होती, जो निर्माण पद्धतियाँ का वो सारी पालन कर रहे हैं, उससे क्या होगा, उपभोक्ताओं के मन में उसके लिए विश्वास बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस या पद्धति है जो हमें खाद्य गुणवत्ता को हमारी सुनिश्चित करती है। अगला है उत्तम हस्तन पद्धतियाँ, यानी GHP गुड हैंडलिंग। जैसे नाम से पता चल रहा है, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि हमें हैंडलिंग किस तरीके से करनी है किसी खाद्य पदार्थ की, किस तरीके से कौन कौन सी किस प्रकार से हमें उसे सुरक्षित रखना है, उसका भंडारण करना है, उसे खाने के यूज़ में लाना है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य ऐसे व्यापक अभिगम यानी ऐसी अप्रोच से है जो खेत से, यानी कि जहाँ से हमने उसको तोड़ा वहाँ से लेके उपभोक्ता दुकान तक अथवा उपभोक्ता तक पहुँचने के दौरान खाद्य संदूषण के संभावित स्रोतों की पहचान करता है और यह बताता है कि खाद्य संदूषण के खतरे को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए तथा कौन कौन सी विधियाँ अपनानी चाहिए। ये जो विधियाँ हैं ये सुनिश्चित करती हैं कि खाद्य पदार्थों का हस्तन यानी हैंडलिंग करने वाले सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी आदतें अच्छी हैं। यानी अगर हम गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं तो हमें उससे पता चल रहा है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे हम लोग बनाते हैं, एप्पल से जैम बना रहे हैं, हम सेब से जैम बना रहे हैं, तो हमने सेब हम खेत से तोड़ के लाए, ठीक है। अगर आप तोड़ते वक्त ही सावधानी नहीं बरतोगे, सेब ज़मीन में गिर जाएंगे, वो पिचक जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे, तो क्या हम एक अच्छी क्वालिटी का जैम बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, जब वो हम सेब तोड़ रहे हैं उस समय भी प्रैक्टिसेस यानी अपनी जो विधियां हैं उन्हें इस तरीके से सुनिश्चित रखना है कि वो अच्छी तरीके से हम जो है सारे सेब तोड़ें, उसके बाद उन्हें धोएं, उसके बाद उन्हें बनाने के दौरान भी सारी साफ़ सफाई और व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। उसके बाद जब वो बन जाए उसे स्टोरेज करने में, पैकेजिंग करने में, लेबलिंग करने में और फ्रिज में रखने में, और जब तक वो किसी दुकानदार के पास नहीं पहुंच जाता और वहाँ से आप ख़रीद नहीं लेते तब तक वो खाद्य पदार्थ पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। तो बीच में जितने भी लोग उस चीज़ को काम को करने में लगे होंगे या किसी कंपनी में लगे होंगे, उनके लिए जो भी वस्तुएं, उपकरण और बर्तन वगैरह यूज़ में आए होंगे, जितने भी यूटेंसिल, वो सारे अगर सारे ही चीज़ें हैंडलिंग उनकी यानी उन चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से हैंडल किया, तभी हमारे पास जो है एक साफ़ सुथरा अच्छी गुणवत्ता वाला जैम मिला, यानी अच्छा प्रोडक्ट मिला। तो ये सारी जो बीच में जो सारी प्रैक्टिसेस थी और उनको जिन भी सदस्यों ने, जिन भी व्यक्तियों ने हैंडल किया, उनकी आदतें अच्छी थी तो हमारा खाद्य पदार्थ भी अच्छा बना। तो ये सारी चीज़ें हैं हैंडलिंग प्रैक्टिसेस में आती हैं। तो गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस भी एक खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में भी हेल्प करती हैं। अगला है HACCP। HACCP खाद्य पदार्थ का उपभोग के लिए सुरक्षित होने का आश्वासन का एक साधन है। जितनी भी खाद्य निर्माता कंपनियां हैं उनको हैसअप यानी ये लागू करना HACCP बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें बताता है कि हमारा खाद्य पदार्थ जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। HACCP खाद्य निर्माण और भंडारण के लिए एक उपागम है जिसमें किसी खाद्य उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री तथा निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर विस्तार से ध्यान दिया जाता है। हर एक चरण यानी जहाँ से आपने कच्चा सामान रखा, उस रॉ मटेरियल या कच्ची सामग्री से लेके पदार्थ बनने तक बीच में जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे स्टेप्स के को विस्तार से ध्यान में दिया जाता है इसके अंतर्गत, ताकि जो भी रोगजनक सूक्ष्म जीवों तथा अन्य खाद्य संकटों के विकास में सामग्री तथा प्रक्रिया के योगदान की क्षमता का आकलन किया जा सके। यानी वो अगर
कोई भी रोगजनक सूक्ष्म जीव या कोई खाद्य संकट आपके पदार्थ में आया है तो वो हमें उसी समय पता चल जाए कि किस स्टेप में आया है। अगर हमने हर स्टेप को ध्यान से देखा है तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से स्टेप में हमसे गड़बड़ी हुई है, और फिर हम क्या करेंगे, उस स्टेप को सुधार सकते हैं ताकि आगे ऐसा ना हो। तो इसमें निम्न को सम्मिलित किया जाता है: संभावित संकटों की पहचान, यानी संकट कौन सा है उसकी पहचान। दूसरा, कच्ची सामग्री को एकत्र करना। निर्माण, वितरण हमने उसका किस प्रकार किया, उसका उपयोग हमने कैसे किया। आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण में होने वाले संकटों की संभावनाओं का आकलन, यानी हम पहले से ही ये चीज़ निर्धारित कर लेते हैं कि हो सकता है आगे इस स्टेज में प्रॉब्लम आए, और संकटों के नियंत्रण के लिए उपाय बताना और किस तरीके से उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी कि कैसे हम उसका उपाय कर सकते हैं। यानी जब भी कोई निर्माता या कोई कंपनी खाद्य पदार्थ बनाती है तो उसे पता है कि आगे जा कर के ये प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, तो वो पहले से ही उन सारी जितने भी संकट हैं उनको ध्यान में रखते हुए हर एक स्टेप में जो है ये उनको पता होता है कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो उनका उपाय भी साथ साथ लेके चलते हैं। ठीक है, चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे वो निर्माण हो, चाहे वो वितरण हो, भंडारण हो। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर कोई संकट है तो उसका संकटों के नियंत्रण का उपाय भी उनके पास हो और आकलन भी है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है HACCP। अब इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, देखो, एक तो ये एक खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उपागम है, यानी इससे पता चल जाएगा कि हमारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित है। हालांकि हर तैयार खाद्य पदार्थ का निरीक्षण और परीक्षण महत्वपूर्ण होता है, परंतु यह अधिक समय लेने वाली तथा महंगी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप को फॉलो करना होता है, इसीलिए ये बहुत समय लेती है। खाद्य निरीक्षण तथा परीक्षण के दौरान कोई भी समस्या केवल तभी पकड़ में आती है जब वे उत्पन्न हो जाती हैं। अब देखो, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तभी हमें पता चलेगा कि हाँ इस स्टेप में वो प्रॉब्लम आई। ठीक है, जबकि इसके विपरीत HACCP अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन या निर्माण प्रक्रिया या किसी भी स्टेप पर समस्या उत्पन्न होती है, उचित कार्रवाई करके हमें खतरों की पहचान के लिए सक्षम बनाती है। अच्छा ठीक है, इसमें क्या है कि हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई तैयार खाद्य पदार्थ है तो उसका सुनिश्चित करना, उसकी निरीक्षण करना, परीक्षण करना ज़रूरी है। ठीक है, तो लेकिन अब खाद्य निरीक्षण, जैसे अभी हमने इससे पहले पढ़ा, खाद्य निरीक्षण जो फूड इंस्पेक्टर करते हैं, खाद्य निरीक्षण से हमें पता चलेगा कि हाँ इस पदार्थ में ये जो है खराबी है या ये इसमें कोई समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है, और वो हमारी पकड़ में आ गई। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे आई, कैसे हुआ, हमें ये तो पता नहीं चलेगा क्योंकि वो उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन अगर हम HACCP फॉलो कर रहे हैं, इसका महत्व है ये कि अगर हम इसे फॉलो कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो कौन से स्टेप में आई है, क्योंकि हम स्टेप में उसे विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो हर स्टेप में हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कहाँ पे कौन सी समस्या उत्पन्न हुई होगी, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि समस्या कब उत्पन्न हुई, और फिर हम वहाँ पे उचित कार्रवाई करके या फिर उसको मॉनिटर करके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसे पहचान सकते हैं। तो जो HACCP है वो हमें ये सब करने में सक्षम बनाती है। उसके अलावा क्या है, यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों, संसाधकों, वितरकों और निर्यात करने वालों को संसाधन का जो नियंत्रण है वो प्रभावशाली तरीके से काम करने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक है, यानी हम प्रभावशाली तरीके से इसको कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, ये उसका सक्षम, उसके लिए जो उत्पादक हैं, संसाधक हैं, वितरक हैं और निर्यात करने वाले हैं, ठीक है, इन सभी को वो सक्षम बनाती है। तो अगर वो HACCP फॉलो करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हमें इसे किस तरीके से इन संसाधनों को संभालना है या वितरण करना है या निर्यात करना है। अगला है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, जो हमारा भारत में है 2006 में जो आया था, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला, उनका जो नियम है, अधिनियम है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, उसमें जो है HACCP, GMP और GHP के माध्यम से खाद्य सुरक्षा जो है हमने इसका उत्तरदायित्व उत्पादकों और आपूर्ति करने वालों पर डालता है। यानी इस नियम के अंतर्गत जितनी भी जो हमने GHP, GMP और ये HACCP पढ़े हैं, इसके माध्यम से क्या होता है,
खाद्य सुरक्षा का जितना भी उत्तरदायित्व है वो उसके उत्पादकों और आपूर्ति करने वालों पर होता है। यह उपभोक्ता संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब क्या है, जिस जिस निर्माता ने खाद्य उत्पाद किया है और आपूर्ति करी है, यानी कोई दुकानदार और जो सप्लायर है, वो दोनों लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यानी अगर उपभोक्ता को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है या उससे खाद्य गुणवत्ता से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसे लगता है कि ये खाद्य पदार्थ अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, तो वो उसकी शिकायत जाके उपभोक्ता केंद्र में कर सकता है। और इसी अधिनियम के अंतर्गत जो आपका निर्माता है, उसका उत्पादक यानी, और जो आपूर्ति करता है, वो दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो उनको जवाब देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो ही दोनों जो हैं ये सारी चीज़ों को, खाद्य सुरक्षा को जो है सुनिश्चित करते हैं उपभोक्ता के लिए, ठीक है। तो ये उनके लिए यानी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार है उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ अगर कोई पदार्थ बनेगा वो किसी दूसरे देश में जाएगा, है ना, तो उसके लिए भी जवाबदेह वो ही संस्थान होगा, और उपभोक्ता संरक्षण के लिए यानी उपभोक्ता के लिए भी वो ही होगा। तो वो जो है, इसीलिए उस कंपनी को जो वो खाद्य पदार्थ बना रहा है, ये सब नियम शर्तें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो खाद्य सुरक्षा को और खाद्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करे कि हाँ, ये उपभोक्ता के उपयोग के लिए सुरक्षित है, और या फिर ये निर्यात या आयात के लिए किसी अन्य देश में सुरक्षित है। यह नियमित रूप से उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का आश्वासन देता है। ये एक आश्वासन देता है HACCP कि जो खाद्य पदार्थ है वो अच्छी गुणवत्ता वाला है, अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। आपको HACCP के क्या महत्व है या क्या उद्देश्य है, ये सारे पॉइंट याद करना बहुत ज़रूरी है। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसका स्कोप, जो हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा, इसका स्कोप क्या है, यानी कि कौन से कार्य क्षेत्र में ये इम्पॉर्टेंट है। एक सबसे पहले देखो, इंडियन फूड इंडस्ट्री जो है, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, यानी जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, पार्ले है, नेस्ले है, ब्रिटानिया है ना, ये सारी और भी डैनवन है, और जितनी भी खाद्य से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, उद्योग जो हैं, इसका बहुत बड़ा स्कोप है। और जीविका के अवसर कहाँ पे हैं, देखो, गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक जो भी कंपनी है कोई, वहाँ पे कोई ना कोई एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होता है, जो ये सारी चीज़ों को देखता है कि उसकी कंपनी में है सब फॉलो, HACCP फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो खाद्य सुरक्षा मानक और अधिनियम है 2006 वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस सारे कर्मचारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं, प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही हैं या नहीं, ये सब देखता है। तो एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होता है। ये क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर एक ऐसी जॉब है, एक ऐसी पोस्ट है जो ये सारी चीज़ों को सुनिश्चित करती है। दूसरा आता है एनालिस्ट इन क्वालिटी कंट्रोल लैब, जो मैंने आपको बताया था, खाद्य विश्लेषक जो होता है, फूड एनालिस्ट जो होता है, जो प्रयोगशाला में या लैब में खाद्य का परीक्षण करता है, केमिकल डाल के कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, ये ख़राब तो नहीं है, या इसमें बैक्टीरिया तो नहीं है, वो माइक्रोस्कोप से देखेगा, या ऐसी उसको जो है टेस्ट करेगा कि इसमें कौन से जीवाणु हैं या इसमें कौन सा संकट है, ठीक है। उसके अलावा इंटरनल फूड ऑडिटर टू असेस HACCP, एक फूड ऑडिटर होता है इंटरनल कंपनी में, जो देखता है कि HACCP के जितने भी सारे स्टेप्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कहाँ पे खतरा आने की समस्या है, कहाँ किस तरीके से हमें उसका निवारण करना है, उसका उपाय करना है, और हर एक चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से फॉलो हो। उसके अलावा फूड सेफ्टी मैनेजर एक होता है, फूड सेफ्टी मैनेजर भी यही होता है, वो पूरा एक मेंबर होता है HACCP टीम का, जो पूरी कंपनी में हर प्रोडक्ट के खाद्य पदार्थ को हर एक स्टेप में देखता है कि वो फूड सुरक्षित है या नहीं, कहीं पे कोई संकट, जैविक भौतिक या ऐसा कोई संकट तो नहीं आ गया, कहीं किसी कर्मचारी हर चीज़ फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा शोध और विकास विभाग, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है, रिसर्च करता है, यानी उस खाद्य पदार्थों की अलग अलग रिसर्च करता है। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में, मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ, नेस्ले है, नेस्ले काफ़ी सारे प्रोडक्ट लाता है, बच्चों के दूध वाले प्रोडक्ट भी लाता है, जैसे आप मार्केट में देखते होंगे लैक्टोजन आता है,
और नमकीन भी लाता है। इसके अलावा नेस्ले के जो हैं लिक्विड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, नेस्ले की नमकीन भी आती है। नेस्ले बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनाता है। तो हर सारे खाद्य पदार्थ में ज़रूरत के हिसाब से रिसर्च होती है कि अच्छा किस तरीके का बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, कैसा टेस्ट होना चाहिए, हर लोगों के लिए किस किस प्रकार के खाद्य पदार्थ उन्हें बनाने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, वहाँ के लोग करते हैं, ठीक है। तो इसका रिसर्च में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा ट्रेनर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HACCP, यानी उनको लागू करने के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं। कई खाद्य संस्थान क्या करते हैं, HACCP फॉलो करने के लिए ट्रेनर भी बनाते हैं, यानी ट्रेनिंग भी देते हैं, ठीक है। और फिर वही आगे जा कर के जो है ये सारे HACCP के कार्य क्षेत्र में आप जो है जीविका करियर बना सकते हैं आगे जाके। तो ये बहुत सारे जो इस फूड इंडस्ट्री में काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं, काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स हैं जो खाद्य गुणवत्ता और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। आपने देखा आपके पास कोई मार्केट से प्रोडक्ट आया, जैसे आपके पास सपोज़ आपने, अब बहुत सारे बच्चे खाते हैं नमकीन, खाते हैं बिस्किट, खाते हैं। आप मार्केट से खरीद के, जैसे आपने पार्ले जी का एक बिस्किट आप लेकर आए, पार्ले जी वाला, आपने वो सिर्फ बिस्किट देखा, लेकिन वो किस तरीके से बना है उसके पीछे बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। यानी वो जैसे अगर वो मैदे से बनता है तो वो मैदा खरीदने से लेकर वो मैदा की प्रोसेसिंग, किस तरीके से उससे बिस्किट बना है और किस तरीके से वो पैक हो करके आपके पास उस दुकानदार के पास आया, फिर वहाँ से आपने ख़रीदा। इस बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे जो हमने अभी पढ़े हैं, ऑफिसर्स है, क्वालिटी मैनेजर है, कंट्रोल मैनेजर है, फूड सेफ्टी मैनेजर है, ये सारे लोग उस कंपनी में, पार्ले में इन्वॉल्व होते हैं। तब जाके आपके पास वो सारे स्टेप्स जो हम लोगों ने अभी पढ़े, वो सारे नियम जो हमने अभी पढ़े, वो सारे फॉलो होते हैं। तब जाके आपके पास वो बिस्किट पहुंचता है और आपको पता चलता है कि हाँ ये पार्ले जी का बिस्किट है, ये सेफ़ है, क्योंकि आप बहुत सालों से इसे खाते हुए आ रहे हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं का विश्वास बनाया है, तो उन्हें पता है कि आपको पता है, उपभोक्ता को पता है कि ये एक अच्छा बिस्किट है, ये एक क्वालिटी वाला बिस्किट है, क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी है। उस कंपनी ने वो सारे नियम शर्तें लागू फॉलो करी हैं और इसीलिए जो है वो एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो भी हम खाना खा रहे हैं वो सेफ़ हो, हमारे लिए सेफ़ हो और उससे कोई भी खतरा या संकट पैदा ना हो। तो ये चैप्टर बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट में क्वेश्चन करो या फिर आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उसको आपको दोबारा समझा सकती हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो मैं आपको दोबारा समझा दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर अगले उसमें पढ़ेंगे। अभी आपको ये पूरा अच्छी तरीके से चैप्टर समझ लेना है, ठीक है।